सबसे पहले बात करते हैं चमोली की खबर पर आपको अपडेट दे देते हैं कि आज और कल के लिए फिर से एवलांच की चेतावनी दी गई है। चमोली जिला प्रशासन ने सभी एजेंसीज को सतर्क रहने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही ऊंचाई वाले इलाकों में पर्यटकों को न जाने की सलाह दी गई है। आज और कल के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होगी और निचले इलाकों में बारिश हो सकती है। जितनी भी कार्यदायी संस्थाएं हैं, क्योंकि अधिकांश गांव अभी तो स्थानीय लोग नहीं रह रहे हैं, पलायन प्रभावित रहते हैं वो गांव, और जितनी भी एजेंसीज कार्यरत हैं, जिनके लेबर्स हैं, उनको हमने अलर्ट कर दिया है कि उनको सेफ प्लेस पे ले आएं और कोई भी ऐसी स्थिति में किसी को न छोड़ें जहाँ पे बर्फीला तूफान आने का खतरा हो। मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी है। एक बड़ा हादसा अभी उत्तराखंड ने देखा है, जहां पर चमोली के माणा गांव में जो एवलांच आया, जिसमें 46 मजदूरों को निकाल लिया गया सुरक्षित, लेकिन 8 मजदूरों की जान जा चुकी है। 55 मजदूर दबे थे एवलांच में पहाड़ के बर्फ के बड़े टुकड़े के नीचे, जिसमें 3 दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और 46 जिंदगियां बची, लेकिन 8 जिंदगियां नहीं बच पाई। अब ऐसे ही अलर्ट को जारी करते हुए एडवाइजरी जारी की गई है कि ऊंचाई जो पहाड़ी इलाके हैं जहां पर बर्फबारी की संभावना है, वहां पर अलर्ट रहा जाए और यदि पहाड़ों पर किसी तरह का कोई काम किया जा रहा है उसे फिलहाल रोका जाए। साथ ही निचले इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड में अब एक बार फिर से मौसम बदला हुआ नजर आ रहा है। नितिन सेमवाल से और जानकारी ले लेते हैं। नितिन सेमवाल हमारे साथ लाइव मौजूद है। नितिन सेमवाल, देखिए एक बार फिर से मौसम विभाग ने जो जारी किया है अलर्ट, उसके बाद क्या गाइडलाइंस में कहा गया है और किस तरह से पहाड़ में सतर्कता बरती जा रही है? क्योंकि अभी एक दिन पहले ही हम कहेंगे कि एक बहुत बड़ी घटना हुई है। अब इसके बाद मौसम विभाग का यह अलर्ट काफी मायने रखता है। जी निश्चित रूप से जिस तरीके से शुक्रवार को, जो बीता शुक्रवार है, उस दिन ग्लेशियर टूटने के बाद जिस तरीके से नुकसान हुआ है, 8 जिंदगियां वहां पे चली गई, 46 लोग घायल हो गए। उसके बाद आज 3 मार्च को एक बार फिर से मौसम विभाग ने जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पे हिमखंड टूटने, बर्फबारी, बारिश की चेतावनी जारी की है। तो ऐसे में चमोली प्रशासन सतर्क है और ऊंचाई वाले इलाकों में जितने भी लोग रह रहे हैं, चाहे वो बीआरओ के मजदूर हैं या अन्य एजेंसियां जो काम कर रही हैं, उन्हें निचले इलाकों में आने का आदेश जारी किया गया है। सख्त निर्देश चमोली के जिला अधिकारी ने सभी एजेंसियों को दे दिया है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी पर्यटक स्थल है उनको भी खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। चाहे विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली है, वहां पे भी सारे होटल स्वामियों को कह दिया गया है कि अपने जितने भी आपके सैलानी या पर्यटक औली पहुंचे हैं उनको वापस भेज दिया जाए, क्योंकि बर्फीला तूफान भी चल सकता है। ऐसे में प्रशासन ने पहले ही अलर्ट जारी किया हुआ है और अब औली और जो कुंवारी पास के इलाके जहां भी सैलानी इन दिनों गए होंगे उनको नीचे आने के लिए कहा है। और अब प्रशासन की नजर बनी हुई है सभी इलाकों में। कहीं पे भी अगर कुछ नुकसान की खबर आती है तो जो रिस्पांस टीमें हैं उनको त्वरित मूव करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जी शुक्रिया आपका जानकारी के लिए नितिन सेमवाल। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि चमोली के माणा में ऑपरेशन मिशन जिंदगी पूरा हो चुका है। सबसे बड़ी तबाही में जिंदा रहने की लड़ाई थी और ऑपरेशन से ही लोगों को पूरी आस थी। 54 मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया, जिसमें 45 मजदूरों की जिंदगी बच गई। वो मौत को मात देके अपने घर लौटे हैं, लेकिन 8 मजदूरों को नहीं बचाया जा सका। 8 मजदूरों की मौत की पुष्टि की गई। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। चमोली में ऑपरेशन जिंदगी पूरा, 3 दिन चला रेस्क्यू ऑपरेशन। बर्फीले तूफान से जिंदगी की जंग। ये तस्वीरें हैं चमोली में हुए हिमस्खलन में फंसे मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन की। माणा गांव में 54 मजदूर फंस गए थे। मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया। भारतीय वायुसेना के चीता हेलीकॉप्टर्स बचाव कार्य के तीसरे दिन भी उतरे और सभी 54 लोगों को निकाला गया, जिनमें से 46 जिंदा हैं और 8 मजदूरों की मौत हो चुकी है।
माणा क्षेत्र में शुक्रवार को ग्लेशियर टूटने के बाद 54 लोग इस बर्फीले बवंडर में फंस गए थे, जिसमें से 46 लोगों को सकुशल बचा लिया गया, लेकिन 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 46 लोगों का इलाज आर्मी अस्पताल में चल रहा है, जहां से 2 लोगों को ऋषिकेश एम्स में रेफर कर दिया गया है, जिनका की एम्स में इलाज चल रहा है। वहीं मृतकों के शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। माणा में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे का रास्ता बर्फबारी के चलते बंद था, जिसमें 7 किलोमीटर तक के रास्ते को खोल दिया गया। रास्ते खुलने से मजदूरों के रेस्क्यू में भी आसानी हुई। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए थे। उन्होंने देहरादून के आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक की। माणा एवलॉन्च में रेस्क्यू पूरा होने पर सीएम धामी ने मृतक मजदूरों के परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर की और सफल रेस्क्यू की सराहना की। में सभी लोगों ने बहुत प्रयास करके, सेना के लोग हैं, बीआरओ के लोग हैं, आईटीबीपी है, एनडीआरएफ के लोग हैं, एसडीआरएफ के लोग हैं, जिला प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य विभाग, सभी विभागों के लोग, बीआरओ, सब मिलकर उन्होंने बहुत अच्छा किया। 46 लोग जो हमारे वहाँ पर जीवित अवस्था में थे, उन सभी को बद्रीनाथ से जोशीमठ शिफ्ट किया। जोशीमठ से 1-2 लोगों को जो हायर सेंटर भेजने की आवश्यकता थी, इनको हायर सेंटर भेजा है। और चूंकि बड़ा एक चुनौतीपूर्ण ये काम था, लेकिन सभी के सहयोग से, सभी के परिश्रम से ये काम आगे बढ़ा है। रेस्क्यू में सेना के 4 हेलीकॉप्टर्स के अलावा आईटीबीपी, बीआरओ, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के 200 से ज्यादा जवान लगे थे। साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद के लिए विक्टिम लोकेटिंग और थर्मल इमेज कैमरों की भी मदद ली गई, जिसकी मदद से सर्चिंग में काफी आसानी रही। पूरे घटनाक्रम में जहां एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इंडियन आर्मी की महत्वपूर्ण भूमिका रही, तो वहीं जिला प्रशासन और उत्तराखंड सरकार भी इंडियन आर्मी से लेकर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, अन्य एजेंसियों को अपना पूरा सहयोग देती हुई नजर आई। इसी की तत्परता रही कि 46 जिंदगियों को इस बर्फीले बवंडर से बचाया गया। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह माणा में चले रेस्क्यू ऑपरेशन और वहां के हालातों पर नजर बनाए हुए थे। सीएम धामी से लगातार इसकी जानकारी भी ले रहे थे। माणा से नितिन सेमवाल, न्यूज़ 18। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं हल्द्वानी की खबर, जहां पर रविवार शाम तक हड़कंप मच गया जब एक गैस एजेंसी के बाहर खड़े हुए ट्रक में अचानक से आग लग गई। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, आग की ऊंची ऊंची लपटें देखी गई और आग की लपटों में एक ट्रक भी आ गया। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक ट्रक आधा जल चुका था। हालांकि बाद में फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। अब बताया जा रहा है कि ट्रक बिना सामान के ही गैस एजेंसी के बाहर खड़ा था। खबर रुड़की से है, जहां पर मंगलौर के लंढोरा में पुलिस और बदमाशों के बीच में एनकाउंटर हुआ है, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद बदमाश घायल हो गया है। सिविल अस्पताल में इसे भर्ती कराया गया है। 2 बदमाश मौके से फरार बताए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। 28 फरवरी को लेन देन के दौरान 2 पक्षों में फायरिंग हुई थी। 2 युवकों को गोली लगी थी। इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई थी। इसके बाद से पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। तो वहीं देर रात चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक बाइक को रोकने के लिए इशारा किया, लेकिन बाइक वाले रुकने की जगह भागने लगे। पुलिस ने इनका पीछा किया, आरोपियों की पहचान की और बदमाशों ने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी और जवाबी फायरिंग में पुलिस ने इन बदमाशों के पैर में गोली मारी। चेकिंग के दौरान जब एक संदिग्ध बाइक, जो समय ने घटनाक्रम बताया, पुलिस पे को देख करके भागी और पुलिस पे फायर झोंका, तो पुलिस ने भी जवाबी फायर किया है, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ, जिसको हॉस्पिटल एडमिट किया और 2 लोग फरार थे। तो अभी मुझे सूचना प्राप्त हुई है कि उनको भी गन्ने की खेतों से अरेस्ट कर लिया। उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से सरकार के सख्त रुख वेरिफिकेशन ड्राइव के बाद घुसपैठियों पर एक हद तक लगाम लगी है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बता रहे हैं सरकार के आंकड़े। देखिए रिपोर्ट।
पिछले कुछ समय में बाहरी प्रदेशों से घुसपैठ करने वालों की बाढ़ आ गई थी। रेहड़ी ठेली से लेकर सड़क किनारे, नदी नालों पर कब्जा किया जा रहा है। अपराधियों के लिए भी उत्तराखंड शरणगाह बनता जा रहा था, खासकर उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून। हरिद्वार से तो बीते साल 2 बांग्लादेशी भी गिरफ्तार किए गए थे, लेकिन पिछले कुछ समय में लव जिहाद, लैंड जिहाद के खिलाफ थामी सरकार के एक्शन और युद्ध स्तर पर चलाई गई वेरिफिकेशन ड्राइव का अब असर नजर आने लगा है। कम हुए घुसपैठिए। 2022 में 87,000 बाहरी लोगों का वेरिफिकेशन हुआ था। 2023 में ये संख्या बढ़कर 1,21,000 हो गई है, जबकि सरकार की सख्ती के बाद 2024 से ये संख्या घटकर 77,000 हो गई। बीजेपी इसे सरकार की घुसपैठियों पर रोक का परिणाम बता रही है, तो कांग्रेस इस पर सवाल खड़े कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जबरन घुसपैठ का जो कानून जब से लागू किया गया है, तो मैं कहता हूँ उत्तराखंड के अंदर इस पर बहुत प्रभावी रूप से काम भी हुआ है। अनेकों अपराधी तत्व के लोग जो बाहरी राज्यों से यहाँ पर रहते थे, उन पर अंकुश लगा है। दूसरे देशों से घुसपैठ जो राज्य के अंदर हो रही थी, उस पर अंकुश लगा। और मैं कहता हूँ कि इसके एक अच्छे परिणाम अब देखने को मिल रहे हैं। बीजेपी का हाल ये हो गया, अच्छे काम तो करते नहीं और उल्टी सुल्टी हरकतें करके अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश करने की आदत हो गई है। कौन है बाहर के लोग? चाइना से आ रहे हैं क्या, या पाकिस्तान से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं? भारत का कोई भी नागरिक किसी भी राज्य में रह के अपना जीवन यापन कर सकता है, रह सकता है। उत्तराखंड में पिछले कुछ समय में खासकर 3 जिलों हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर में बड़े पैमाने पर बाहरी लोगों और खासकर समुदाय विशेष की तादाद बढ़ती जा रही थी। इसे उत्तराखंड की डेमोग्राफी के लिए भी बड़े खतरे के रूप में देखा जा रहा था। हालांकि कुछ लोग इसे इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है कि वेरिफिकेशन ड्राइव में झोल के चलते ये संख्या कम दिखाई दे रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड में सत्यापन के बाद प्रदेश भर में अवैध पाए गए मदरसों पर कार्रवाई शुरू हो गई। शनिवार को पछवादून में अवैध रूप से संचालित 4 मदरसे सील कर दिए गए, तो वहीं एक निर्माणाधीन मस्जिद को भी सील कर दिया गया। सीएम धामी ने फिर से कहा है कि अतिक्रमण को हर हाल में हटाया जाएगा। शिक्षा के नाम पर गली गली में खुले मदरसों से लगातार मिल रही शिकायतों के बाद बीते साल दिसंबर में सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मदरसों की सत्यापन की कार्रवाई शुरू की गई थी। इसमें प्रदेश भर में 500 से ज्यादा मदरसे अवैध पाए गए थे। देहरादून जिले के पछवादून से अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। शनिवार को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मदरसा बोर्ड और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीम ने पछवादून के ढकरानी और नवाबगढ़ में 4 मस्जिदों को सील कर दिया। इन मदरसों में बच्चों के बैठने की जगह में कमी, बिजली और पानी के साथ ही अन्य सुविधाओं का अभाव देखा गया। प्रशासन ने ढकरानी में ही बिना नक्शा पास कराए बनाई जा रही मस्जिद को भी सील कर दिया। देखिए, तो हमने पहले ही कहा है कि जो भी इस प्रकार के अवैध निर्माण है, अतिक्रमण है, उनको हम हटाएंगे। और वो हमारा पहले से ही जो लोगों ने ऐसे अवैध अतिक्रमण किए हैं या निर्माण किए हैं, उनको सूचना दे दी गई है। तो उनको पहले ही कहा है कि वो स्वयं हटा लें, अन्यथा प्रशासन जो है उसको हटाएगा। दिसंबर में हुई सत्यापन की कार्रवाई में पछवादून समेत पूरे देहरादून में 60 मदरसे अवैध रूप से संचालित पाए गए थे, लेकिन अब तक इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया था। 28 फरवरी को एक कार्यक्रम में सहसपुर गए मुख्यमंत्री को अवैध रूप से संचालित मदरसों को लेकर एक बार फिर से शिकायत मिली, जिसके बाद सीएम ने अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। अगले कुछ दिनों में यह एक्शन प्रदेश भर में देखने को मिल सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। विधानसभा सत्र के दौरान संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान पर विरोध जारी है। रविवार को राजधानी देहरादून में उत्तराखंड क्रांति दल के बैनर तले सैकड़ों कार्यकर्ताओं और समाज सेवियों ने जन आक्रोश रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी को पद से हटाने की मांग की। यूकेडी कार्यकर्ताओं ने देहरादून के परेड ग्राउंड से विरोध रैली निकाली और मुख्यमंत्री आवास तक कूच किया।
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उत्तराखंड की अस्मिता पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। नैनीताल में होटल संचालक कैसे पर्यटकों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, उससे जुड़ी ये खबर जानिए। रविवार को यानी कि कल एक नमूना देखने को ऐसा ही मिला है, जहां पर गाड़ी पड़ाव पर कुछ लोग बिरयानी खाने पहुंचे। उनको 3 से 4 दिन पुरानी बिरयानी बेच दी गई। चटनी में बदबू आ रही थी, इसकी शिकायत लोगों ने की। विरोध के बाद दुकानदार ने बिरयानी को कूड़े के डिब्बे में फेंका है। लोगों पर दुकान मालिक अपनी धौंस दिखाता हुआ भी नजर आया। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी कमिश्नर की जांच के दौरान इसी दुकान के मालिक की चटनी और बिरयानी खराब निकली थी, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई। हंगामे के बाद खाद्य विभाग की टीम मौके पर भी नहीं पहुंची। ऐसा है कि नगर के ये दिल्ली दरबार एक होटल है, जहां पहले भी कमिश्नर साहब के द्वारा छापा मारा गया था, जिसमें खाने में कीड़े वीड़े मिले गए थे। और आज भी पुनः उसी रेस्टोरेंट में बासी बिरयानी बेची जा रही है, और ना पहले कोई कार्रवाई हुई थी, ना आज कोई ठोस कार्रवाई हो रही है। पिछले कुछ समय से पहाड़ों में मानव वन्य जीवों के संघर्ष की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। भीमताल के नौकुचिया ताल में भी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, तो 7 ताल के आसपास गुलदार की धमक से लोग दहशत में रहते हैं। देखिए रिपोर्ट। नौकुचिया ताल के बाद अब 7 ताल के आसपास गुलदारों की धमक दिख रही है। आबादी के आसपास गुलदार दिखने से लोग दहशत में हैं, तो 3 शवकों के साथ मादा बाघ के घूमने का वीडियो इस इलाके में वायरल होने से लोग खौफ में हैं। 5 स्थानीय लोग कहते हैं कि आसपास आए दिन गुलदार दिख रहे हैं, तो सड़कों पर भी इनकी आवाजाही लगातार हो रही है, जिससे हादसों का भी खतरा बन रहा है। और वो 3 बंगाल टाइगर है, और बाकी 7 ताल जो मेन 7 ताल पे है वहाँ पे देखे गए हैं लेपर्ड्स, जो रोज आ रहे हैं। और काफी टाइम पहले वहाँ पे एक बारहसिंगा मारा गया था, सो वहाँ पे को भी थोड़ा रिस्क है। क्या मांग है आप लोगों की? हमें कि यहाँ पे थोड़ी सेफ्टी नहीं है, हमें डर लगता है कभी कभार कि यहाँ से रोड से जाने में, क्योंकि रोड में वो ज्यादा बीते सालों में नौकुचिया ताल, ताड़ा, चांफी के आसपास टाइगर का मूवमेंट दिखा, तो 2023-24 में 4 घटनाएं मानव वन्य जीव संघर्ष की हुई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। 7 ताल में दिख रहे आए दिन गुलदार के बाद वन विभाग भी हरकत में आया है। हालांकि वन विभाग इस बात को कह रहा है कि वायरल वीडियो का अभी पता नहीं लगा, लेकिन 20 कैमरा ट्रैप इलाकों में लगाए गए हैं, जिसमें इन गुलदारों की मूवमेंट का पता लग सके। नैनीताल में नौकुचिया ताल क्षेत्र में भी पूर्व में भी यहाँ पे बाघों की उपस्थिति दर्ज की गई है, तो ये कोई बहुत हैरानी की बात नहीं कि इस क्षेत्र में बाघों की अगर स्थिति है। तीसरा 2 घटनाएं यहाँ पे 2023 में, 3 घटनाएं 2023 में और 2024 में भी एक घटना यहाँ पे मानव वन्यजीव संघर्ष की हुई थी। इसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई थी, और उसमें 2 बाघों को हमने रेस्क्यू करके रेस्क्यू सेंटर भेजा गया था। पहाड़ों में वन्यजीव मानव संघर्ष की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, और गुलदारों की चहलकदमी दिन में भी होने लगी है। ऐसे में खतरा गांव में रह रहे लोगों के लिए हो रहा है। बाघ गुलदार ऐसे ही पहाड़ों में बढ़े तो आने वाला दौर पहाड़ में रहना और कठिन हो सकता है। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। पहाड़ होली के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। नैनीताल में महिलाओं ने होली के ऐसे रंग जमाए हैं कि सभी झूमते हुए नजर आ रहे हैं, और जो उन्हें देख रहा है वो झूमने को मजबूर हो जा रहा है। महिला होलियारों ने होली के गीत गाए हैं। फाल्गुन मस्ती में झूमती हुई महिलाएं, गाती हुई महिलाएं, ठुमके लगाती महिलाएं आप देखेंगे। सालों से चल रही है यहाँ पर इसी तरह से होली। नैनीताल की सभी होली टीमों के साथ आम महिलाओं ने भी इस होली के उत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लिया है। हालांकि इस दौरान महिलाओं ने स्वांग कर समाज की कुरीतियों को भी दर्शाया है और अपनी बातों को मजाक के माध्यम से भी सामने रखा है।
तो सॉन्ग के जरिए हम कई चीजें ऐसी होती है जो हम वैसे नहीं कह सकते, तो सॉन्ग के जरिए हम हंसी मजाक से कैसे नशा है, और कभी कभी कहीं पे आपने देखा होगा पुलिसकर्मी लोग कोई भी कहीं पे अभद्रता करते हैं, कोई चीज का करते हैं, तो हम इसको बैठ तो ना कह के हंसी मजाक के जरिए चीज को जाहिर करते हैं कि जो भी हमारी पब्लिक है उसे कहीं ना कहीं इससे कहीं ना कहीं नुकसान है। होली का त्योहार है, नई पीढ़ी को भी हस्तांतरित हो पाए, और सभी हर्षोल्लास से सारी महिलाएं यहाँ आ रही हैं और इस त्योहार को मना रही हैं, और ये हमारी परंपरा रही है सदियों से होली मनाने की, तो आज भी ये कायम है, तो ये बहुत अच्छी बात है। उत्तराखंड में पालतू जानवरों के अंतिम संस्कार के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, जिससे उनके मालिक असमंजस में रहते हैं। अपने प्रिय साथी को आखिरी विदाई कैसे दी जाए, आखिर ये पूरा मामला क्या है, देखिए रिपोर्ट इस पर। उत्तराखंड में हर दिन पालतू जानवरों की संख्या बढ़ रही है। अकेले देहरादून में नगर निगम में 10,000 से ज्यादा डॉग रजिस्टर्ड हैं। लोग इन मासूमों को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, लेकिन जब ये दुनिया छोड़ते हैं तो इन्हें सम्मानजनक अंतिम विदाई देने के लिए कोई जगह नहीं होती। कोई इन्हें जंगल में छोड़ देता है तो कोई नदी में बहा देता है। वहीं इनको परिवार का सदस्य मानने वालों का कहना है कि सिर्फ जानवर नहीं बल्कि हमारे परिवार के सदस्य हैं। लेकिन जब ये दुनिया छोड़ते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि इनकी अंतिम विदाई कैसे करें। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। तो ऑब्वियसली मतलब जरूर होनी चाहिए, दिस जस्ट लाइक वी हैव इट फॉर ह्यूमंस, हमारे को पेट्स के लिए भी कुछ ना कुछ जरूर होनी चाहिए। एंड इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे पास ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे हम उनको विद रिस्पेक्ट जाने दें। कुछ लोगों के पास लॉन्स हैं तो वो अपने लॉन्स में कर देते हैं, कुछ जंगलों में फेंकाते हैं, कुछ अलग अलग तरीके अपना रहे होते हैं, बट ना तो वो हाइजीनिक होते हैं तरीके, ना वो इमोशनली सही होते हैं, आपकी कोई मेमोरी नहीं होती, तो बहुत अजीब सा एक सिचुएशन बन जाता है उस वक्त। उत्तराखंड में कोई भी पेट क्रिमेशन या पेट बरियल सर्विस नहीं है, ना तो सरकार की तरफ से, और जितनी मेरी नॉलेज में है कोई प्राइवेटली भी नहीं कर रहा। और आप एक चीज इमेजिन करिए कि एक परिवार है, उसमें किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु हो गई है, वो किसी का बच्चा है, किसी का भाई है, और उस मोमेंट पे जब वो इस दुख से गुजर रहे हैं और बॉडी पड़ी है, आप ये सोचिए परिवार वाले को ये नहीं पता कि उस बॉडी का वो क्या। दूसरे शहरों में पेट क्रेमेटोरियम बनाए जा रहे हैं, लेकिन देहरादून में अभी तक कोई सुविधा नहीं है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहर में पालतू जानवरों के लिए शवदाह की सुविधा है, जहां लोग अपने प्रिय साथियों को अंतिम विदाई दे सकते हैं। एनिमल्स के लिए एक क्रेमेटोरियम के लिए स्थापना की तैयारियां की जा रही हैं, और इस विषय में भी जो स्ट्रेट एनिमल्स का इशू है, इसके लिए भी नगर निगम संजीदगी से एक नीति बनाने के लिए होमवर्क कर रहा है। प्रयास ये किया जा रहा है कि जो जनमानस है उनको भी इसमें थोड़ा रिलीफ मिले, और साथ ही साथ इनका भी प्रॉपर गाइडलाइंस और SOP के अनुसार इसमें प्रोसीड किया जा सके। लेकिन उत्तराखंड अभी भी सुविधा से वंचित है। जानवरों को परिवार का हिस्सा मानने वाले लोगों के लिए ये सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि एक भावना से जुड़ा मुद्दा है। जब इंसानों के लिए शमशान और कब्रिस्तान मौजूद हैं, तो फिर इन बेजुबानों के लिए क्यों नहीं? अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार इन मासूमों को भी सम्मानजनक विदाई देने का हक देगी, या फिर ये मुद्दा सिर्फ फाइलों तक ही सीमित रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि हरिद्वार में धूमधाम के साथ पतंजलि विश्वविद्यालय आयुर्वेद कॉलेज का वार्षिक उत्सव मनाया गया, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की, और उन्होंने योग गुरु स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से मुलाकात की। छात्र छात्राओं ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। धर्मेंद्र प्रधान ने पतंजलि विश्वविद्यालय के कार्यों की सराहना की और कहा कि पतंजलि विश्वविद्यालय टीचिंग, रिसर्च और इनोवेशन यूनिवर्सिटी है। विश्वविद्यालय हमारे देश की एक अनोखा प्रयोग है। मेरे को अत्यंत प्रसन्न है, इन दिनों में नैक एक्रेडिटेशन भी इनको मिल गया है। मैं पहले भी यहाँ आया हूँ। पतंजलि रिसर्च सेंटर ये अपने आप में भारतीय ज्ञान परंपरा की एक महाकुंभ है। आज पतंजलि विश्वविद्यालय आगे बढ़ रहा है और हमारा सपना है ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, कैम्ब्रिज से भी बड़ा विश्वविद्यालय बनाने का। ये तो आधारशिला है। अभी एक ग्लोबल यूनिवर्सिटी के रूप में पतंजलि का बहुत बड़ा विस्तार होगा और
दुनिया का सबसे श्रेष्ठ विश्वविद्यालय पतंजलि विश्वविद्यालय बने।